नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और कहा कि वह जल्द ही इसके पक्के सबूत देश के सामने रखेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम आपको डायनेमिक और एक्सप्लोसिव सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंज रहा है और आग की तरह फैल रहा है। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की कि वे सच जानें, क्योंकि वोट चोरी करके सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जब हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा तो सब साफ हो जाएगा। बता दें कि कांग्रेस नेता पिछले कुछ महीनों से लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने चिंता जताई है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात कही है। राहुल गांधी को Z+ सुरक्षा मिली हुई है और उनके साथ हमेशा 10 से 12 सशस्त्र कमांडो रहते हैं, लेकिन सीआरपीएफ का कहना है कि उनकी कई घरेलू और विदेश यात्राएं बिना पूर्व सूचना और निर्धारित कार्यक्रम के हो रही हैं, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें येलो बुक के नियमों का पालन करने की याद दिलाई है। इस बीच भाजपा ने भी उनकी विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेताओं अमित मालवीय और रविशंकर प्रसाद ने मलेशिया और वियतनाम दौरों पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों से दूर छुट्टियां मनाने और गुप्त बैठकों में व्यस्त रहते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया है, जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर गए। विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें हुई और अब तक 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। मलिक, जिन्होंने अस्पताल की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन किए थे, को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर कठुआ जेल भेजा गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह उन्हें मिलने श्रीनगर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। डोडा में धारा 163 लागू है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और स्कूलों को रविवार तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। विपक्ष ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में हाउस अरेस्ट किया गया है। गुरुवार को उन्होंने एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह बंद गेट पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला खड़े नजर आ रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि अब्दुल्ला उनसे मिलने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि यह सच है कि संजय सिंह को बंद रखा गया है और यह सरकार की सख्ती का सबूत है। उन्होंने महराज मलिक की गिरफ्तारी को भी गलत बताया और कहा कि विधायक पर PSA लगाना उचित नहीं है। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ जनरेशन Z विरोध आंदोलन हिंसक हो गया है। काठमांडू में 2 दिनों से जारी बवाल में कम से कम 31 लोगों की मौत और 1000 से अधिक लोग घायल हुए। हालात काबू से बाहर होने पर सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा और राजधानी के लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों और जेल पर हमला कर आगजनी की, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला। इस आंदोलन के दबाव में प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और उनका ठिकाना अज्ञात है। प्रदर्शनकारी अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम आगे रख रहे हैं। हालांकि इस पर मतभेद भी सामने आए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा दे रही है और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। नेपाल में हालिया जेनजी आंदोलन ने शुरुआत में बदलाव की उम्मीद जगाई, लेकिन जल्द ही यह हिंसक और अराजक रूप लिए बैठा। इतिहास गवाह है कि नेपाल के कई आंदोलनों और 2008 की बड़ी क्रांति के बाद राजशाही से गणराज्य की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन पिछले 17 सालों में नेताओं के भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी ने गहरी निराशा फैलाई। रिपोर्टों के अनुसार इस आंदोलन के पीछे अमेरिका समर्थित ताकतों और NGO का दखल बताया जा रहा है। काठमांडू के मेयर पालेन शाह और हामी नेपाल NGO के सुदन गुरुंग पर पर्दे के पीछे से संचालन करने के आरोप हैं। आंदोलन में सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा। विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है
और देश को अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नेपाल में उग्र प्रदर्शनों और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद पिछली बोर्ड के पूर्व सीईओ कुलमन घिसिंग अंतरिम प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक जेन ज़ी प्रदर्शनकारी समूह गुरुवार को उनका चयन कर सकता है। सेना ने हालात काबू में रखने के लिए देश भर में गुरुवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया। घिसिंग को नेपाल में सालों से चली आ रही 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, घिसिंग ने भारत के जमशेदपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और नेपाल में पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। वे 2016 में नेपाल विद्युत प्राधिकरण यानी NEA के प्रमुख बने और बिजली संकट दूर किया। मार्च 2025 में केपी ओली सरकार ने उन्हें समय से पहले पद से हटा दिया था, जिस पर जनता और विपक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई थी। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान पर गुरुवार को बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया। दरअसल उदित राज ने नेपाल की राजनीतिक हलचल की तुलना भारत से की थी और साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश का भी उदाहरण दिया था। बीजेपी नेता CR केसवन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उदित राज का बयान खतरनाक और जानबूझकर अशांति फैलाने वाला है। केसवन ने चेतावनी दी कि इस तरह की बातें जनता में गलत डर और घबराहट फैला सकती हैं। दरअसल उदित राज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा था कि लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जनता ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में किस तरह सत्ता को उखाड़ फेंका और क्या ऐसा भारत में भी हो सकता है। कुछ लोग तो यह संभावना भी जता रहे हैं। हकीकत यह है कि हालात भारत में भी कुछ हद तक वैसे ही हैं, बल्कि कई मामलों में उससे भी अधिक। लेकिन हमारे संविधान की वजह से ऐसा संभव नहीं है। हमारी लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने डाला था। वहीं उनके इस बयान पर फिल्मकार राम गोपाल वर्मा ने भी कहा कि भारत में नेपाल जैसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती और यहाँ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत और पाकिस्तान एशिया कप मैच को रद्द करने की मांग की गई थी। 4 कानून के छात्रों ने यह जनहित याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई जस्टिस JK माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने की। कोर्ट ने साफ कहा कि मैच अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा। इस फैसले के बाद साफ है कि भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच से पहले शिवसेना UBT नेता और सांसद संजय राउत ने कड़ा विरोध जताया है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पूछा कि आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो फिर खून और क्रिकेट एक साथ कैसे चल सकता है। उन्होंने इस मैच का विरोध करने के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की और बताया कि उनकी पार्टी सिंदूर रक्षा अभियान निकालेगी, जिसमें पार्टी की महिला विंग सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहा अभियान पेट्रोल लॉबी की साजिश है, जो E20 फ्यूल यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बदनाम करना चाहती है। गडकरी ने कहा कि यह लॉबी अमीर और मजबूत है और दुष्प्रचार फैलाकर नीति को रोकना चाहती है, क्योंकि इससे आयातित तेल पर निर्भरता कम होगी। सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि E20 फ्यूल से माइलेज घटता है और इंजन को नुकसान पहुंचता है, लेकिन गडकरी और सरकार ने इसे खारिज किया। कांग्रेस ने भी गडकरी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके बेटों की कंपनियों को E20 नीति से बड़ा फायदा हुआ है। हालांकि गडकरी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने E20 बिक्री पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, जबकि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने कहा कि यह ईंधन वाहनों के लिए सुरक्षित है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यहाँ के 15 वोट गिनने की बजाय उन बड़ी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के 15 दिन, मणिपुर में हिंसा शुरू हुए 862 दिन और पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा के फंड रोके गए 1282 दिन, JP नड्डा के भाजपा अध्यक्ष के रूप में एक्स्ट्रा 967 दिन, लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं होने के 2278 दिन और प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिए जाने के 4117 दिन। यह टिप्पणी CP राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीद से बड़ी जीत के बाद आई है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उन्हें विपक्षी खेमे से भी समर्थन मिला।
इस जीत ने विपक्ष को झटका दिया, जिसने दावा किया था कि उसके 315 सांसद एकजुट होकर सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट देंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.